जीपी में कैसे जाया जाता है, ठीक है। एपी से जीपी में जाने का तरीका, समांतर श्रेणी से गुणोत्तर श्रेणी में जाने का तरीका। समांतर श्रेणी में क्या होती है चीजें, प्लस होती है। समांतर में जो प्लस होता है गुणोत्तर में उसका इंटू करना पड़ता है, ठीक है। और समांतर में क्या होता है माइनस, गुणोत्तर में उसका डिवाइड हो जाता है। ये बेसिक चीज है, आपको याद रखना। समांतर में प्लस होगा, गुणोत्तर में इंटू हो जाएगा, और समांतर में माइनस है, गुणोत्तर में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा बात, जैसे यहाँ पर कुछ जगह नहीं चेंज होता, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या n होता है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या n ही होगा, n द्वारा ही डिनोट किया जाएगा। इसमें भी फर्स्ट टर्म a से और इसमें भी फर्स्ट टर्म a से रिप्रेजेंट होता है। इसमें भी पहला पद स्मॉल है और इसमें भी पहला पद स्मॉल है। इसमें भी अंतिम पद स्मॉल l से और इसमें भी अंतिम पद स्मॉल l से डिनोट होता है, ठीक है। इसमें भी n पदों का योगफल Sn से और इसमें भी n पदों का योगफल Sn से रिप्रेजेंट होता है। इसमें भी n पदों का योगफल Sn से और इसमें भी सम ऑफ n टर्म, जो सम ऑफ n टर्म होता है वो Sn द्वारा इसमें भी और इसमें भी दोनों में रिप्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? ये बेसिक बात है। और यहाँ पर 7 पॉइंट आपको क्या समझना है, इसमें डी होता है। क्या होता है? डी को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता है, यहाँ डी होता है। और यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशियो आर होता है, ठीक है। यहाँ पे एपी में डी होता है और यही डी जीपी में क्या बन जाता है, स्मॉल आर बन जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और 8वां पॉइंट आपको क्या याद रखना पड़ेगा, टी यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ डी होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डी होता है, यहाँ पे जो डी का गुणांक होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ जो डी होता है, यहाँ पे पावर ऑफ आर हो जाता है। पावर ऑफ क्या हो जाता है, आर। यहाँ पे जो डी का गुणांक होता है, यहाँ पे वो आर की घात हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बताइए याद, समझ गया? अब आप यहाँ पे देखिए 9वां पॉइंट देखिए। अब मैं आपको एपी से जीपी में जाने का तरीका बता रहा हूँ, एपी से जीपी में जाने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के बाद आप पॉइंट्स आपने ध्यान में रख लिए होंगे। अब आप देखिए अगला पॉइंट, आप देखिए 9वां पॉइंट देखिए आप, 9वां पॉइंट आप समझिएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब एपी से जीपी में जाने का तरीका बता रहा हूँ। 9वें पॉइंट में क्या है, एपी का बेटा कोई भी पद निकालने का फार्मूला टीएन होता है, ठीक है। टीएन मतलब टीएन का फार्मूला यहाँ पे समांतर श्रेणी में आप लोगों ने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ रखा है। और अब ये जीपी में क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई यहाँ टीएन है तो यहाँ पे भी टीएन ही होगा, इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इक्वल टू होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ए ही होता है। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो जीपी में क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। ये डी का कॉफिशिएंट है, ये डी का क्या है, डी का गुणांक है। और डी यहाँ पर क्या बनता है, पहली बार स्मॉल आर, जीपी में डी क्या बनता है, स्मॉल आर। और यहाँ पे जो गुणांक है यहाँ पर पावर में बन जाता है। तो टीएन का एपी में फार्मूला आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ रखा था, और जीपी में यही फार्मूला टीएन इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाता है। समझ गए पहला फार्मूला। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए अंत से क्या, यहाँ पे एल का फार्मूला भी होता था, एल का फार्मूला भी यही होता था, क्या जो n वां पद है वही अंतिम पद भी होगा। जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं तो 10वां बच्चा ही तो अंतिम बच्चा होगा, तो जो 10वें बच्चे का फार्मूला वही अंतिम का भी तो होगा। तो टीएन और एल का दोनों का फार्मूला सेम होता है। टीएन का ये होता है, एल का भी यही होगा। और यहाँ पर एल का फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एल ही होगा, ए
इंटू लगेगा और आर की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस। आगे बात, अब 11वां पॉइंट देखिए, अंत से, ठीक है, अंत से यहाँ पे कोई भी फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है एपी में, फ्रॉम लास्ट कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला है, क्या होता है, टीएम बराबर होता है, टीएम बराबर होता है एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अंत से, जैसे अगर एक आपको एपी दिया है, उसका अंत से आपको 15वां पद बताना होगा, ठीक है। कक्षा में जैसे 50 विद्यार्थी हैं, अंत से आपको 40वां विद्यार्थी बताना होगा, तो उसका फार्मूला ये निकालना है, उसका फार्मूला निकालने का, उसका वो टर्म फाइंड करने का ये फार्मूला होगा, टीएम बराबर ये होगा। अब आप देखिए, अब इसको जीपी में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर टीएम है, तो यहाँ पे भी टीएम हो जाएगा, इक्वल टू, तो यहाँ हो ही जाएगा। यहाँ पे यल है, यल माइनस क्या बनेगा, डिवाइड, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब अपान होता है, और ये डी क्या बनेगा, आर बनेगा, और ये गुणांक जो कॉफिशिएंट है वो क्या बनेगा, इसकी पावर बन जाएगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से एपी में जीपी में, एपी से जीपी में जाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की ओर, हाँ। उसके बाद अदर अभी और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे ना, जैसे जो जनरल एपी होती है, क्या होती है जनरल एपी, तो जनरल एपी होती है, ये होती है ए प्लस डी, क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे एंड सो ऑन होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको जर्नल जीपी बनाना हुआ, जर्नल क्या बनाना हुआ, जीपी बनाना हुआ, तो आप बना सकते हैं। यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, फिर यहाँ पे ए डी है ना, तो यहाँ पे ए आर हो जाएगा। समझ रहे बात को, ऐसे बगल ए डी आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर, यहाँ सॉरी ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी, ये चीज भी आप याद रखिए, ठीक है। समान जनरल मतलब जनरल एपी है, समांतर श्रेणी ये है, ठीक है, और इसको गुणोत्तर श्रेणी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप बेसिक रूल जानते हो उसकी है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन फटाफट बताता हूँ, तो आपको आइडिया लगेगा कि इन पर, इनको ध्यान में रख के हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, और पहला क्वेश्चन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी, ठीक है। जीपी आपको है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन का 20वां तथा 91वां पद ज्ञात करिए। क्या करिए, 20वां तथा 91वां पद ज्ञात करिए। 20वें पद का मतलब T20 हुआ, है कि नहीं, और 91वें पद का मतलब TN ना। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बताना मैं भूल गया था, एपी में, एपी से जीपी में जाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये था, डी का फार्मूला यहाँ पे T2 माइनस T1 होता था। एपी में डी निकालने का फार्मूला क्या होता था, T2 माइनस T1, और यही डी जीपी में आर बन जाता है, तो आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। T2 माइनस है, डिवाइड हो गया अपॉन T2। तो ये जीपी है, इस जीपी का हमें 20वां और 91वां पद बताना है। तो ये आपका पहला पद है, पहला टर्म। पहला पद क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट होता है, फर्स्ट वाला टर्म ए से लिखा जाता है। और आर निकालने का क्या तरीका है, T2 माइनस T1, T2/T1, T2/T1। तो यहाँ पे T2 क्या है 5/2, और T1 आपका 5/2। तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 जा 1/2 आ गया, आर आ गया। समझ गए, यहाँ तक आ गए। अब आपको क्या फाइंड करना है, T20, जीपी का T20। अभी समांतर का अगर यही 20वां पद बोला जाए
तो यहाँ पे जितना रहेगा उससे कम भी लिया जाता है भाई, a+19 भी लिया जाता है। और अगर ये गुणोत्तर में आप जब जीपी में बात करने लगोगे a r⁻19 हो जाएगा, यहाँ पर जितना r⁻, उतना। समझ गए बात को? तो यहाँ पे T20 है ना, a r⁻ क्या हो जाएगा 90। a की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए 5/2, r की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 की होल की पावर कितना 19। ठीक है, यहीं पे आप आंसर लिख दीजिए, उत्तर हो गया फार्मूला। दैट्स इट। अब Tn का फार्मूला आप जानते हैं, a r⁻, जितना रहेगा उससे एक कम करना है n-1। ठीक है, a की वैल्यू यहां से ध्यान दीजिए और r की वैल्यू यहां लीजिए। बताइए यहां तक आया कि नहीं? हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन डन। ऐसे आपको कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दे देगी, गुणोत्तर श्रेणी जो एक फिक्स नंबर का गुणा करने पे प्राप्त हो। यहाँ पे 1/2 का बार बार इसमें मल्टीप्लाई करने की चीजें प्राप्त हुई है, जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है ना। गुणोत्तर श्रेणी जीपी आप जानते हैं, अगर एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पे सीक्वेंस बना हो तो वो जीपी कहलाता है, और एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे सीक्वेंस बना है तो वो एपी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। और एक फिक्स नंबर गुणा या भाग देने पर बना है तो उसे आप गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्लियर है बात? तो इस तरीके से कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का आप जो है कोई भी टर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा ना। अब यहाँ पर आप अगला देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सेकंड वाला भी। सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद करो जिसका 8वां पद 192 और 7/2 है। उस जीपी का 12वां पद फाइंड करो। 12वां पद फाइंड करो जिसका 8वां टर्म 192 है और r की वैल्यू 2 है। सार अनुपात का मतलब गामा रेशियो, r की वैल्यू 2 है। ठीक है, जेपी का आपको T12वां टर्म फाइंड करना है, T8वां और स्मॉल r की वैल्यू। ठीक है, अब T12 का फार्मूला क्या होगा मैंने बताया, AR की पावर जितना रहेगा उससे कम यहाँ रहेगा, AR की पावर 11 होगा। अब हम यहाँ पे R की जगह तो 2 लिख ही सकते हैं, प्रॉब्लम हमें केवल कौन कर रहा है, A। तो अब यहाँ पे T8 का भी हम फार्मूला जानते हैं, AR की पावर जितना यहाँ पर उससे कम पावर बराबर 192। ठीक, R के प्लेस पर हम क्या रख देने वाले हैं, 2 की पावर 7 बराबर 100। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 192/2 की पावर 7। अब 192 को ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, 2 9 18, 2 9 18 ना, और 2 6 12, फिर 2 4 8 2 8 16। देख रहे हैं आप, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, कितना 2 है बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है ना। तो 2 की घात 6 गुणे 3 बटे, भाई इसको 2 की घात 7 है, 2 की घात 6 गुणे 2 लिख दो, तो ये कट नहीं जाएगा। ए का मान क्या आ गया, 3. अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए AR 11 में ना। तो यहाँ पे 3/2 और R की वैल्यू क्या है भाई, 2 की पावर 11 है नहीं। 1 2 से 1 2 कट नहीं जाएगा, ये 3 गुणे 2 की पावर 10 नहीं बचेगा। यही आपका आंसर। बताइए, क्वेश्चन आ गया समझ? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब आप दोबारा कर लीजिएगा। अगर समझ के आप दोबारा कर लिए तो जान जाइए आपको आ गया, नहीं वैसे भी जान लीजिए आपको नहीं आया है। भाई समझ जाने के बाद अगर हम आज समझ रहे हैं, 2 घंटे बाद नहीं लगा पा रहे, 2 दिन बाद नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या गारंटी है हम 2 महीने बाद लगा लेंगे? कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने दूंगा,
सारे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा और अगले दिन आपको सॉल्व करके आना रहेगा, दिखाना रहेगा। तो समझ आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझ, ऐसे ही तो जल्दी से खत्म होगा आपका, है ना, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहोगे पढ़ते ही रहोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद पी क्यू तथा एस तो दिखलाना है। देखिए आपको ये जीपी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद गिवन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 5वां पद पी है, 8वां पद क्या है क्यू और 11वां पद क्या है यस। तो आप सो दैट करो, आप दिखलाओ कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। आप क्या दिखलाओ, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझिए, T5 का मतलब आप जान रहे हैं। अब देखिए T5 को आप लीजिए, T5 को पी लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितना रहेगा आर की पावर उससे कम करना रहता है, ये बात आप समझ चुके हैं। बताइए, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, समझ में आया। ऐसे T8 है, T8 बराबर क्यों है ना, यहाँ सफिक्स में जितना है आर की पावर उससे कम होना है, यहाँ पे क्यों कर दीजिए 2 हो गया, समझ में आया। ऐसे यहाँ पे T11 यस, ए आर की पावर यहाँ सफिक्स में जितना है उससे कम कर देना है। बताइए यहाँ तक आ गया। अब आप अपने टारगेट को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए। ये पीएस की प्राप्ति कब हुई होगी, जब पी का यस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो पीएस लिखा गया रहा होगा। पीएस देखा ना टारगेट में, तो पीएस कब आया होगा, जब पी का यस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पी कहाँ है इक्वेशन 1 में, और यस कहाँ है इक्वेशन 3 में। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो का आइडिया कहाँ से आया बताओ, यहाँ से आया नहीं, पीएस से। पीएस का मतलब है पी का यस से मल्टीप्लाई करना, तो इसीलिए हमने 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए बात को। तो यहाँ पे 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4 इंटू, ठीक है, ए आर की पावर 10 और इक्वल टू आर एच साइड पी एस हो जाएगा। समझ में आ बात नहीं। अब ये ए और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की पावर 4 और ये आर की पावर 10 बेस सेम होने पे ऐड हो जाती है पावर, है ना। और इसको बेटा ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर रिटर्न करा जा सकता है, एनी प्रॉब्लम। भी अभी ओपन कर दीजिए, ए की पावर 2 फिर ये 7 दूनी 14 फिर आ जाएगी। ऐसा करने पे ये इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू देखिए कहाँ है, ये देखिए ए आर की पावर 7 की वैल्यू क्या है क्यू। तो ये देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, समझ में आ गया नहीं बताइए। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को निपटाना है, सॉल्व करना है। तो आई होप कर लेंगे। ठीक, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, तो ध्यान से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। और अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद -3 है, 7वां पद ज्ञात करो। कह रहा है चौथा पद T4, ठीक है, उसके दूसरे पद मतलब T2 का वर्ग है, स्क्वायर है। फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, चौथा पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, ठीक है। चौथा पद दूसरे पद के वर्ग है, ऐसा बोल रहा है। जो T4 है बेटा सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दोगे तो T4 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, ये दूसरा पद है ना, इसका वर्ग कौन है, चौथा पद। इसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो बराबर चौथा पद हो जाएगा। समझ में आ बात। उसके बाद क्या बोला है कि इसका भाई प्रथम पद
इसका प्रथम पद क्या है -3 और सातवां पद ज्ञात करो। T7 वाला ज्ञात करने के लिए बोला है भाई। अगर हम T7 ज्ञात करेंगे तो हमें AR की पावर 6 हम A के प्लेस पे तो वैल्यू रख देंगे, लेकिन R के प्लेस पे नहीं रख पाएंगे ना। तो जब तक हमें R नहीं ज्ञात हो जाता है तब तक हम T7 नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात आप समझ पाए। चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, मतलब दूसरे पद का वर्ग कर दोगे तो बराबर चौथा पद हो जाएगा। फोर्थ वाला टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। सेकेंड टर्म का स्क्वायर कौन है? फोर्थ। तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिया बराबर 4 हो गया। इज इट क्लियर? अब T4 का फार्मूला क्या होगा बोलिए? AR क्यूब। जितना सफिक्स उससे एक कम R की पावर लेनी है। यहाँ पर AR ना होल स्क्वायर। समझ में आया? अब ये पे AR क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर। समझ में आया? एक A से एक कट जाएगा और यहाँ पे 2R से 2R कट जाएगा, है ना। R बराबर यहाँ पर क्या आया? 1 और A की वैल्यू क्या गिवन दैट पे? R की भी वैल्यू -3 होगी ना। अपने को क्या चाहिए? T7 AR की पावर 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3 की पावर 6। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पे पावर 1, तो 1 + 6, तो -3 की पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आया बात की नहीं? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो है जीपी के सॉल्व करना है हमको। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी 101%। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये आपका 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 5वें में 3 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप जो है ट्राई करिएगा। ठीक है, 5 का फर्स्ट है, अनुक्रम का कौन सा पद विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट में 2, 2, 2, 2, 2, √2, 4 एंड सो ऑन 128। कह रहा है अनुक्रम का कौन सा पद, अनुक्रम का कौन सा पद 2, 2 √2, 4 एंड सो ऑन 128 है। Which term of sequence is 128 of sequence 2, 2 √2, 4 and so on। ठीक है, कह रहा है जीपी का कौन सा टर्म, विच टर्म 128, मतलब कौन सा टर्म 128 है, कौन सा टर्म 128 है इस जीपी का, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है ना, कौन सा टर्म 128 है, आपको ये बात बतानी है। तो कौन सा टर्म 128 है, मतलब कौन सा टर्म कि 7वां पद 128 है, कि 10वां पद 128 है, कि 1000वां पद 128 है, ऐसे जीपी जो बन रही है इसका कौन सा पद 128 है। मतलब एक चीज हमें पता है कि भाई टीएन में सब होते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम टीएन बराबर 128 कर देंगे। कौन सा पद 128 है हमको क्या पता, लेकिन हमको ये बात पता है कि टीएन में हर टर्म होते हैं, तो इसीलिए हम टीएन बराबर यहाँ पर 128 कर देंगे, है ना। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, और आर आप T2/T1 करके निकालते हो, T2/T1 करके, समझ में। तो Tn का मतलब क्या है जान ही रहे हैं, AR की पावर n-1, और 128 को आप 2 की पावर 7 रिटर्न कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे 2 × √2 की होल की पावर क्या n-1, और ये 2 की पावर 7, एक 2 से एक 2 तो कट ही गया। अब आपको ये बात पता है कि भाई अगर √k हो तो k की पावर 1/2 होती है, अब ऐसे अगर √2 है तो 2 की पावर 1/2 होगी, सही है ना। तो 2 की पावर 1/2 होल की पावर n-1,
और यहाँ पे 2 की पावर 6 होगा, है ना। तो अगर एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, करोगे मल्टीप्लाई लेकिन हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ पे 2 की पावर 6। अब इस लॉजिक को लगाओगे, अगर a की पावर m इक्वल a की पावर n हो तो m इक्वल क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, तो पावर सेम कर ली जाएगी, n माइनस 1/2 बराबर क्या कर लिया जाएगा 6, और ये 6 दूनी क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया 13, तो n का मान क्या आ गया 13 आ गया। बताइए समझ आ गया नहीं। तो मतलब कौन सा टर्म 128 होगा, 13वां टर्म 128 होगा। हम यहाँ पे tn बराबर क्यों लिखे समझ में आ गया। कह रहा था 20 टर्म इज 128, कौन सा टर्म 128 है, तो हम जानते हैं ऑल टर्म इज tn, सारे टर्म कौन होते हैं tn, मतलब रिप्रेजेंट ऑल टर्म को tn रिप्रेजेंट करता है, तो 128 भी तो tn में होगा ही ना। तो जब हमने इसको tn बराबर लिख के फार्मूला लगा दिया तो हमने एग्जैक्ट जान लिया कि नहीं। तो कौन सा जब भी आ जाए 20 टर्म जब भी आ जाए तो उसको आप tn, 20 टर्म आ जाए तो tn, 20 सम आ जाए तो sn बराबर लिखा जाता है। कौन सा पद आ जाए तो tn बराबर लिखा जाएगा, और कौन सा योगफल आ जाए या कुछ पदों का योगफल आ जाए उसको sn बराबर लिखा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। ओके, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो देख लेते हैं, नहीं तो एक आध लोग नहीं लगा पाते तो उनके लिए फिर से बताइए। वीडियो बन रहा है, एक क्वेश्चन का बन जाए ज्यादा अच्छा है, जिनको नहीं है अपना देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म बी वाला पार्ट देखिएगा, √3 √3 एंड सो ऑन 729। कह रहा है कौन सा टर्म 729 है, तो इसको भी ऐसे ही लगाना है, tn बराबर 729 लिख लेंगे। क्यों, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3, r कैसे निकाला जाता है T2 अपान ऐसा करके, 3 को क्या लिखना पड़ेगा √3 इंटू √3 अपान √3, ऐसा रिटर्न कर सकते हैं भाई। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो आएगा, ऐसा करने पे √3 से √3 स्वाहा हो जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई देख लीजिए √3 आ गई। और tn का फार्मूला आपको पता है, आई नो आप जानते हैं, ar की पावर n माइनस 1, 729, 9 9 81, 9 729, 9 का 3 की घात 2, ऐसे 9 कितने पड़े 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, मतलब 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। सही है, a की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, r की वैल्यू भी √3 है, की पावर n-1 की होल की पावर, ये समझ में आ गया बात। अब 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर भी 3 की पावर 1/2 की पावर n-1 बराबर 3 की पावर 6। ठीक, तो 3 की पावर 1/2, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर का करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन हो जाएगा डिवाइड ना, गए थे मारने खा गए मार, ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है और इनटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस n-1 अपान 1/2 हो जाएगा इक्वल 3 की पावर 6। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हर हर महादेव है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 करके ऊपर वाला नोट कर दो, 1 प्लस n-1 और इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 3 -1 से +1 स्वाहा, 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर 6। अब आप ये लॉजिक लगाओगे अभी जो आपने लगाया था, a की पावर m इक्वल a की पावर n हो तो क्या कर लिया जाता है, m इक्वल n कर लिया जाता है, तो n/2 इक्वल टू 6 कर लिया जाएगा, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, n का मान क्या आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ड सी वाला, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन का बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं कोई बच्चा कोई ए नहीं लगा पाया तो कोई बी नहीं लगा पाया, तो हमारा कंप्लीट वीडियो रहेगा, तो जिसको जो नहीं आएगा उसका वीडियो अपना
देख लेगा तो हमारे लिए टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी, नहीं फिर उस टाइम। और अभी फ्लो में जो चीजें बन जाती हैं वो ज्यादा बेटर रहता है। 1/3 कामा 1/9 कामा 1/27, ठीक है, एंड सो वन। और ये है 1/, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये का कौन सा पद ये है, कौन सा पद ये है, इस पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो इस पे कैलकुलेशन करना है कि कौन सा पद ये है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Tn बराबर आपको ये गिवन हो गया है 19,683, है कि नहीं। और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/3, आर की वैल्यू T2/T1, 3 का नाम 3 3 3 का नाम, तो आर की वैल्यू 1/3 है ना। और Tn का फार्मूला आपको पता ही है, ए आर की पावर n-1। अब इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 19,683 का हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 एक कर्नल 3 ना, 3 दूनी 6, 3 एक कर्नल 3, यहाँ पे बचा 2 26, 3 8 24, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये 729 आ गया ना। 729 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 और 3 ही, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर लिखना है कि नहीं। ए की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 1/3, और ये 1/3 की होल की पावर n-1, इसको 1/3 की होल की पावर 9 ले सकते हैं ना। एक यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा n-1, 1/3 की पावर क्या हो जाएगा। अब ये बेस सेम है फिर यहाँ पर, तो n-1 बराबर ये, तो n बराबर 1 + 8 9 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने बेटा 9.3 में 1 से 5 तक के क्वेश्चन देखे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।